और उनमें से ज्यादातर सहायक किस्म की होती हैं। इसलिए इस पंथ में सभी शिष्याएं लड़कियां हैं। यह जगह पुरुष साधकों के लिए सपनों का स्वर्ग है, खासतौर पर फेंग यू पवेलियन, जिसमें सौंदर्य सूची की 3 महान सुंदरियां भी हैं, जिस वजह से कई बुरे लोगों की नजरें उन पर रहती हैं। अच्छी बात यह है कि उन्हें चिंग यून सेक्ट जैसे बड़े गुट का सहारा मिला हुआ है। भले ही उनकी अपनी ताकत कुछ खास नहीं है, लेकिन इतने सालों से चिंग यून सेक्ट उनकी हिफाजत करता आया है। उनकी जिंदगी काफी सुकून से गुजर रही थी, पर आज बाय निंगनिंग मुझे यहाँ ले आई और मुझे फेंग यू पवेलियन का गेस्ट एल्डर बनाने का प्रस्ताव रखा। और बस इसी बात पर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। फूलों वाली ड्रेस पहने एक आकर्षक औरत सबसे पहले सामने आई और गला फाड़कर चिल्लाने लगी, नहीं, इस औरत का नाम शाओ मिंगयू है। वो भी फेंग यू पवेलियन की एक गेस्ट एल्डर है। उसके इतने गुस्से में होने की वजह बहुत सीधी सी है। फेंग यू पवेलियन के पास बस इतनी ही जमीन है और संसाधन पहले से ही सबके लिए पूरे नहीं पड़ते। यहाँ पहले से ही 3 गेस्ट एल्डर हैं और अब एक और को लाया जा रहा है। हर महीने मिलने वाला इनाम काफी कम हो जाएगा। शाओ मिंगयू बोलते बोलते और भी ज्यादा भड़क गई। बात करते करते उसके मुंह से थूक लगभग बाय निंगनिंग के चेहरे पर गिरने वाला था, पर बाय निंगनिंग भी कोई कम नहीं थी। उसने वहीं पर उससे बहस करनी शुरू कर दी, जिससे शाओ मिंगयू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हॉल में मुख्य कुर्सी पर शाही पोशाक में एक सुंदरी अपनी ठोड़ी पर हाथ, वो बड़े बोरियत भरे अंदाज में शाओ मिंगयू का तमाशा देख रही थी। ये औरत न सिर्फ सौंदर्य सूची की दूसरी सबसे खूबसूरत सुंदरी है, बल्कि फेंग यू पवेलियन की मालकिन नानगोंग चिंगयू भी है। नानगोंग चिंगयू ने जब देखा कि दोनों की बहस बढ़ती ही जा रही है, तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद वो मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोगों के साथ मुझसे मिलने आई। शाओ मिंगयू ने मुझे इस फटेहाल रूप में देखा तो उसने नानागोंग चिंगयू को धमकाने की हिम्मत की, अगर तुमने इस बूढ़ी को अंदर आने दिया तो मैं अभी के अभी फेंग यू पवेलियन छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन शाओ मिंगयू ने कभी नहीं सोचा था कि नानागोंग चिंगयू बिना एक पल सोचे मान जाएगी। माहौल अचानक बहुत अजीब हो गया। भला शाओ मिंगयू यहाँ से जाना ही क्यों चाहेगी? यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, संसाधन भी मिलते हैं और सबसे जरूरी बात, जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। कोई पागल ही होगा जो यहाँ से जाएगा। उसने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, अगर ये मनहूस बूढ़ा फेंग यू पवेलियन में आ गया और उसने कोई मुसीबत खड़ी कर दी तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने हाथ उठाकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की तेज आवाज के साथ वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह गया। शाओ मिंगयू भले ही बदतमीज और जहरीली थी, लेकिन वो एक मार्शल आर्ट्स मास्टर भी थी। इस सीधे सादे लेकिन बेहद अपमानजनक थप्पड़ के सामने वो हैरान रह गई और कोई जवाब नहीं दे पाई। मुझे अपने कपड़े पर ऐसे हाथ पहुँचते हुए देखकर जैसे वो गंदा हो गया हो, शाओ मिंगयू किसी ऐसे मुर्गे की तरह भड़क उठी जिसकी दुम पर किसी ने पैर रख दिया हो। उसके पूरे शरीर से आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलने लगी और वो गुस्से से एक कदम आगे बढ़ी। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी हिम्मत होगी। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दूसरों को थप्पड़ मारे हैं, किसी और की क्या हिम्मत जो मुझ पर हाथ उठाए। मैंने उसी वक्त तलवार चलाने की एक नई तकनीक बनाई और अपना दाहिना हाथ जोर से जमीन पर टिका दिया। अचानक हवा में कांच टूटने जैसी आवाज आई। शाओ मिंगयू को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका थप्पड़ मेरे चेहरे के सामने आकर रुक गया और जरा भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसने सिर झुकाकर हैरानी से अपनी छाती की तरफ देखा। बर्फ की एक पारदर्शी तलवार उसके सुरक्षा कवच को भेद चुकी थी और सीधे उसके दिल में जा घुसी थी। तलवार की नोक से खून टप टप करके नीचे गिर रहा था। शाओ मिंगयू बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। मरते दम तक उसे समझ नहीं आया कि ये बर्फ की तलवार आई कहां से थी। सिर्फ पास खड़ी पवेलियन की मालकिन नानगोंग चिंगयू को ही कुछ अंदाजा हुआ। ये बर्फ की तलवार मैंने हवा में मौजूद पानी को जमाकर बनाई थी, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस बर्फ की तलवार में इतनी ज्यादा ताकत होगी कि वो सीधे तौर पर 5वें स्तर के योद्धा को मार सकती है। नानागोंग चिंगयू के चेहरे का रंग उड़ गया। शाओ मिंगयू के मरने का कोई अफसोस नहीं था, उसके मरने से तो फेंग यू पवेलियन का उल्टा भला ही हुआ था। लेकिन शाओ मिंगयू का एक बड़ा भाई था जिसका नाम शाओ युआनहांग था। वो तियानलोंग सेक्ट का एक एल्डर है। हालांकि तियानलोंग सेक्ट भी बस एक ची ताकत वाला गुट है, लेकिन उसकी ताकत फेंग यू पवेलियन से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि पिछले कई 100 सालों से शाओ मिंगयू वह बिना किसी डर के विंड मून पवेलियन के संसाधनों को लूटता था। यही वजह थी कि नांगोंग चिंगयू उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने जमीन पर पड़े शाओ मिंगयू के शरीर को देखा और जोर से अपनी आंखें घुमाई और उस पर थूकना भी नहीं भूला। जब मैंने देखा कि नांगोंग चिंगयू और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, मैं समझ गया कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मैंने किनारे खड़े होकर लापरवाही से कहा, छोटी बच्ची, चिंता मत करो, उसे मैंने ही मारा है, कुछ भी होगा तो मैं देख लूंगा। यह सुनकर नांगोंग चिंगयू का चेहरा फिर से शांत हो गया। उसने जल्दी से लोगों को बुलाकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा।
जब सब लोग चले गए, नांगोंग किंगयू आगे आई और मुझे सहारा दिया। वह मुझसे कायाकल्प गोली बनाने के बारे में बात करना चाहती थी। शायद मेरे पिछले कारनामे ने उसे तसल्ली दे दी थी। मुझे सहारा देते समय उसने जानबूझकर मेरी बाह को अपनी छाती की ओर धकेला, क्योंकि उसकी नजर में मैं कम से कम छठे स्तर से ऊपर का एक महान साधक था। इसीलिए अब उसने मुझे यहाँ रोकने का पक्का इरादा कर लिया था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बस मैं विंड मून पैवेलियन की रक्षा के लिए तैयार हो जाऊं तो बहुत सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं, यहाँ तक कि ये जो क्लाउड सेक्ट वाली मुश्किल भी। यह देखकर कि मैंने अपनी बाह उसकी छाती से हटा ली है, नांगोंग किंगयू एक पल के लिए चौंक गई। उसने अपने होंठ काट लिए और उसकी आंखें भर आईं। मैं भला उसकी छोटी सी चाल को कैसे नहीं समझता, इसलिए मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और उसे खुद को इस तरह जलील न करने के लिए कहा। यह जगह खूबसूरत पहाड़ों और साफ पानी वाली है और यहाँ इतनी सारी प्यारी प्यारी छोटी बच्चियाँ भी हैं। बुढ़ापा बिताने के लिए यह जगह एकदम सही है। नांगोंग किंगयू ने देखा कि मैंने उसकी इज्जत रख ली है तो उसकी आंखों में फौरन आंसू घूमने लगे। दुनिया तो बस विंड मून पैवेलियन की शान शौकत देखती है, उन्हें क्या पता कि इसके पीछे कितनी मुश्किलें हैं। इस विंड मून पैवेलियन के लिए नांगोंग किंगयू ने कितना कुछ सहना पड़ा और कितनी मजबूरियाँ थीं, ये बाहर वाले शायद कभी नहीं जान पाएंगे। रिसेप्शन हॉल में पहुंचने के बाद नांगोंग छिंगयुए ने मुझसे हुआन यानपिल बनाने की सामग्री के बारे में बात की। उनके फेंगयुए पवेलियन में ज्यादातर चीजें तो मिल जाएंगी, पर 2 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ फिंगलिन सीक्रेट रेल में ही मिल सकती हैं। वो एक बहुत ही खास जगह है, वो 100 साल में सिर्फ एक बार खुलती है। उसके अंदर बहुत सारे छापियाने हैं। बस उस सीक्रेट रेल में एक अजीब सा बैरियर है। 4थे लेवल से ऊपर के कल्टीवेटर्स तो अंदर जा ही नहीं सकते। मुझे तो लगा कि कई साल इंतजार करना पड़ेगा, पर नांगोंग छिंगयुए ने बताया कि सीक्रेट रेल कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। ये सुनकर तो मैं उसी से पागल हो गया। मुझे ऐसा देखकर नांगोंग छिंगयुए एक पल के लिए चौंक गई। उसे लगा कि मैं समझ नहीं पाया, इसलिए उसने दोबारा और देकर कहा, फेंगलिन सीक्रेट रेल में 4थे लेवल से ऊपर कोई नहीं जा सकता। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। इससे मेरा क्या लेना देना, वैसे भी मैं कोई कल्टीवेटर थोड़ी हूँ। मेरी बात सुनकर नांगोंग छिंगयुए थोड़ा हकलाने लगी। हालांकि मेरे शरीर से किसी ट्रू युआन की वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही थी, पर उसे फिर भी लग रहा था कि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, वरना मैं आसानी से शाओ मिंगयुए को कैसे तर्क कर सकता था। मैं भी जानता था कि ये बात समझाना मुश्किल है, हम दोनों के सिस्टम ही अलग अलग हैं। इसलिए मैंने उसे समझाने की जहमत नहीं उठाई और बस यूं ही कह दिया, जब वक्त आए तो मुझे बता देना। हालांकि नांगोंग छिंगयुए के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर वो जानती थी कि कब रुकना है, इसलिए उसने इस बात को और नहीं खींचा। फिर उसने मुझसे सैलरी के बारे में बात की। शुरुआत में वो काफी नर्वस थी, उसे डर था कि मैं बहुत बड़ी रकम मांग लूंगा। उसने तो अपने दिमाग में ये भी सोच लिया था कि अगर वो मेरी मांग पूरी नहीं कर पाई तो मैं गुस्से में उठकर चला जाऊंगा। ये सब वो तब तक सोचती रही जब तक उसने मुझे ये कहते नहीं सुना, बस मेरे रहने और खाने का इंतजाम कर दो और चाय पानी देने के लिए 2 खूबसूरत लड़कियां रख दो, बस। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। नांगोंग छिंगयुए के जाने के थोड़ी ही देर बाद सिस्टम से बना आशा गुस्से में भागता हुआ वापस आया। मैंने उसे एक लात मारकर हारों मील दूर फेंक दिया था। अगर वो मुझसे बौंधा हुआ नहीं होता तो पता नहीं कब वापस आ पाता। उसके चेहरे पर नाउशी देखकर मैंने पहले ही उसे बोल दिया, अगर तूने बकवास की तो मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। ये सुनकर आशा का सारा गुस्सा हवा हो गया। वैसे भी उसे अब आदत हो गई थी, उसे रो मार खानी पड़ती थी। ये सोचते ही वो मेरे पास भागा आया। वो मुझसे कुछ बात करना चाहता था। उसने इस दुनिया के कल्टीवेशन टेम्पलेट का पता लगा लिया था, पर यहाँ हेवनली डाउ मौजूद है, इसलिए वो गिलहाल इसे हैक नहीं कर सकता। वो चाहता था कि मैं इस 9 हेवंस कॉन्टिनेंट पर अपनी तलवार से कुछ वार करूं और यहाँ के सैकड़ों हारों बड़े सेक्ट्स को तबाह कर दूं। जब हर तरफ तबाही मची होगी तो हेवनली डाउ गुड मुझे तंग करने आएगा, और जब हेवनली डाउ मुझसे लड़ाने में बिजी होगा तब वो चुपके से इसे हैक कर लेगा। ये सुनकर मैंने उसकी अल्लमंदी से भरी आंखों में देखा और फिर एक घूंसा सीधा उसके गधे के सिर पर दे मारा। उसके तुरंत बाद मैंने एक लात मारकर उसे फिर से दूर फेंक दिया। हालांकि मुझमें वायलेंस की थोड़ी प्रॉब्लम है, सीधे कहूँ तो मैं एक साइको हूँ, पर इस बेवकूफ गधे ने मुझे समझ क्या रखा है। क्या वो सच में मुझे ऊनी दरिंदा समझता है? जब अंधेरा होने वाला था, चेंगशी और झू और मेरे छोटे से आंगन में आई। उन दोनों को नांगोंग छिंगयुए ने मेरी देखभाल के लिए भेजा था। जब वो दोनों लड़कियां आंगन में आईं, तो डर के मारे मेरा चेहरा सचेत पड़ गया। पवेलियन मास्टर ने कहा है कि हमें सीनियर की हर ख्वाहिश पूरी करनी है, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न हो। मैंने चेंगशी के हाथ में सब्जियां और मीट देखा और मैं इतना खुश हुआ कि बस चिल्लाने ही वाला था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, सारा सामान लिया और फिर पकाने के लिए पतीला चढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में आंगन से खुशबू की लहरें उठने लगी। अपने सामने लाल हॉट पॉट को देखकर मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। जब पूरा टेबल खाने से भर गया, मैंने खुशी से उन दोनों लड़कियों को बुलाया।
वे एक दूसरे को और फिर मुझे देखने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन आखिर में वे धीरे धीरे आकर मेरे बगल में बैठ गईं। लेकिन उस भयंकर तीखे हॉटपॉट का उन दोनों ने बस एक ही निवाला चखा। उसके बाद उन्होंने चॉपस्टिक को हाथ तक नहीं लगाया। आखिर में मेज पर रखा सारा मीट मेरे ही पेट में चला गया। और रही बात आशा की, जिसे मैंने लात मारकर उड़ा दिया था, वो अब छत पर लेटा हुआ नाराजगी भरी आंखों से मुझे घूर रहा था। अगले कुछ दिन बड़ी शांति से गुजरे, जब तक कि मेपल फॉरेस्ट की रहस्यमयी दुनिया के खुलने का दिन नहीं आ गया। तियानशुई पीक के ट्रेनिंग ग्राउंड पर 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। ये सभी नांगोंग क्विंग्यू द्वारा चुने गए शिष्य थे। फेंग यू पवेलियन अपनी कमजोर ताकत की वजह से लगभग 1000 साल से मेपल फॉरेस्ट की रहस्यमयी दुनिया में नहीं गया था। ताकत के बिना वे संसाधन हासिल नहीं कर सकते थे। असल में यह एक दुष्चक्र जैसा था। अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो फेंग यू पवेलियन देर सवेर खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बार नांगोंग क्विंग्यू ने पक्का इरादा करके कुछ बेहतरीन शिष्यों को चुना था। वे मेरे साथ मेपल फॉरेस्ट की रहस्यमयी दुनिया में जाने के लिए तैयार थे, जिसे उनके लिए एक परीक्षा भी माना जा सकता था। अगर ये लोग जिंदा वापस आ गए तो वे फेंग यू पवेलियन की अगली पीढ़ी के स्तंभ बन जाएंगे। जैसे ही टीम लीडर बाई निंगनिंग ने अपनी बांसुरी निकालकर धीरे से बजाई, दूर पहाड़ों से अचानक एक साफ और तेज आवाज सुनाई दी। एक छोटे पहाड़ जैसा हरे नीले रंग का बड़ा पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता हुआ तेजी से उड़कर तियानशुई पीक पर आ गया। यह फेंग यू पवेलियन का पाला हुआ स्काई वॉकिंग स्पैरो है। इसकी उड़ान की रफ्तार कमाल की है। यह एक ही दिन में मेपल फॉरेस्ट की रहस्यमयी दुनिया तक पहुंच सकता है। मैं स्काई वॉकिंग स्पैरो की जान को घूरने लगा। मेरे मुंह में पानी आ गया और मैं बोल पड़ा, यह पक्षी तो काफी मोटा ताज़ा है। हॉटपॉट में पकाने के लिए तो यह एकदम जबरदस्त रहेगा। मेरी बात सुनकर चेंगशी और जू एर डर से कांप गईं। बाकी लोग तो नहीं जानते थे कि हॉटपॉट क्या होता है, पर वे दोनों जानती थीं। फेंग यू पवेलियन के पास लंबी दूरी तक उड़ने की काबिलियत वाला यही एक जादुई जानवर था। अगर सच में इसका हॉटपॉट बना दिया गया तो भविष्य में उन्हें कहीं भी जाने के लिए खुद ही उड़ना पड़ेगा। लंबे सफर में तो वे यकीनन थक कर मर जाएंगी। उन दोनों को इतना घबराया हुआ देखकर मैं हंसते हुए हाथ हिलाकर बोला, मैं तो बस तुम लोगों से मजाक कर रहा था। देखो तो तुम दोनों कैसे डर गईं। फिर मैं हल्के से अपने पंजों के बल पर स्काई स्ट्राइडर स्पैरो के सिर पर उतर गया। यह देखकर तो सब लोग चौंक गए। कौन नहीं जानता कि स्काई स्ट्राइडर स्पैरो का मिजाज खराब है। वह कभी किसी को अपने सिर पर खड़े नहीं होने देती। स्काई स्ट्राइडर स्पैरो को वाकई यह पसंद नहीं आया। उसने मुझे इस बूहे को नीचे गिराने के लिए अपना सिर झटका, पर जैसे ही उसे मेरे अंदर से निकलती कातिलाना ऊर्जा का एहसास हुआ, उसकी तो हवाइयां ही उड़ गईं। वह पत्ते की तरह कांप रही थी। स्काई स्ट्राइडर स्पैरो को अचानक इतना शांत देखकर लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गईं और वे सब हैरान होकर देखती रह गईं। उन्होंने इस चिड़िया को कभी इतना शरीफ नहीं देखा था। बस इसी एक हरकत से उनकी नजरों में मेरा कद तुरंत बढ़ गया। स्काई स्ट्राइडर स्पैरो ने अभी उड़ान भरी ही थी कि बाई निंगनिंग ने मेपल फॉरेस्ट के रहस्य लोक का नक्शा निकाला। मैंने उस पर बस एक सरसरी नजर डाली और पल भर में पूरे इलाके का नक्शा मेरे दिमाग में छप गया। फिर मैंने लापरवाही से जवाब दिया, बस यह बता दो कि किस बात का ध्यान रखना है। और फिर मैं नजारे देखने लगा। बाई निंगनिंग ने सिर हिलाकर कहा, रहस्य लोक में घुसते ही हमें अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, इसलिए सुरक्षा के लिए हमें जल्दी से एक साथ मिलना होगा। और हाँ, मेपल फॉरेस्ट का रहस्य लोक सिर्फ 7 दिनों के लिए खुलता है। अगर समय पर बाहर नहीं निकले तो अगली बार जब यह रहस्य लोक खुलेगा तभी बाहर निकल पाएंगे। वह यह कह